राठौर मेंशन के डाइनिंग हॉल में हेड ऑफ द फैमिली की चेयर को संभाले दिवेश राठौर बैठे हुए थे। बढ़ती उम्र ने चेहरे पर झुर्रियों और बालों में सफ़ेदी ला दी थी, पर चेहरे पर एक शांति थी। वहीं पास में रहमानी जी यानी दिवेश राठौर के घर के काम करने वाली, पर वो बहुत सालों से यही रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, वह भी उनकी फैमिली का एक हिस्सा थी, पर उन्होंने कभी अपनी सीमा नहीं भूली। घर का ध्यान रखना, खाना बनाना आदि काम करती थीं। उम्र यही कुछ 55 रही होगी। एक सूती साड़ी पहने वह वहाँ खड़ी थी। दिवेश जी इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। रहमानी जी शालीनता से बोली, आपके लिए नाश्ता लगा दूं साहब। दिवेश जी ने न्यूज़पेपर को फोल्ड किया और साइड में रख दिया। फिर रहमानी जी की तरफ देखकर अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, रागनी को भी बुला लो, साथ में नाश्ता कर लेंगे। रहमानी जी बुझे मन से बोली, कल रात देरी से घर आई थी तो अभी सो रही होगी। आप आज अकेले कर लीजिए। रहमानी जी की बात सुनकर दिवेश जी शांति से बोले, कोई बात नहीं, आप जाइए और नाश्ता के लिए बुला लीजिए। रहमानी जी सिर हिलाकर वहाँ से जाने लगी, पर तभी उनकी नज़र सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई रागनी पर गई। रेड शर्ट टॉप, ब्लू जीन्स और स्पोर्ट्स शूज पहने, बालों का बन बनाए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हल्का दवा रंग मानो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा हो। बड़ी बड़ी आंखें, उनमें गहरा काजल, सुर्ख गुलाबी होंठ और निचले होंठ के पास उसका वो काला तिल बेहद खूबसूरत लग रहा था। रहमानी जी उसकी बलाएं लेती हुई बोली, खुदा बस मेरी बच्ची को सबकी बुरी नज़र से बचाए। रागनी उनके पास आई और उनको साइड हक करके बोली, गुड मॉर्निंग आरडी, यानी रहमानी दादी। रहमानी जी उसके बालों पर हाथ रख उसे दुलारती हुई बोली, हाय मेरी बच्ची, बड़ी प्यारी लग रही है। रागनी उनसे अलग हुई और बोली, थैंक यू आरडी। अच्छा एक काम कीजिए, किसी से मेरा बैग मंगवा दीजिए रूम से। रहमानी जी, ठीक है मैं मंगवाती हूँ, तुम आओ नाश्ता करो। रागनी दिवेश जी के पास आकर बैठ गई और अपने नाश्ते की प्लेट को सीधा करते हुए बोली, दादाजी गुड मॉर्निंग। दिवेश जी, गुड मॉर्निंग। कल रात लेट क्यों आई तुम? रागनी, वो एक्चुअली हमारे कॉलेज में फेस्ट आने वाला है, तो बस उसकी तैयारियां, उसकी वजह से ही लेट हो गई थी। दिवेश जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, आज तुम्हारे पापा को गए पूरे 4 साल हो गए हैं। आज मंदिर में एक पूजा रखी है, तुम्हारी माँ भी आएंगी, तो मैं चाहता हूँ, तो आप चाहते हैं कि मैं उस औरत के साथ पूजा करूँ? रागनी दिवेश जी की बातों को बीच में ही काटती हुई बोली। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। दिवेश जी, औरत क्या होता है रागनी? माँ है वो तुम्हारी, जन्म दिया है उन्होंने तुम्हें। रागनी मोक करते हुए बोली, माँ, जन्म देने से कोई माँ नहीं होती है, बस पैदा करके फेंक दो। अरे माँ तो छोड़ो, वह तो एक अच्छी इंसान भी नहीं बन पाई। अपनी रोती बिलखती 17 साल की बेटी को छोड़ गई। उसको मेरे आंसू, मेरा दर्द नहीं दिखा? सीढ़ियों की तरफ इशारा करके वहां से उनका पल्लू पकड़ा था, अपना हाथ घुमाकर मेन गेट की तरफ इशारा करके। बस वहां वो अपना पल्लू जबरदस्ती मेरे हाथों से छुड़वा कर चली गईं। 2 दिन, 2 दिन तक वही दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करती रही कि कब आए। अब आए, पर वो आना तो दूर, ये तक नहीं पूछा कि बेटा मेरे बिना तुम्हारा मन लग गया क्या? तुमने कुछ खाया है? पर नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जिस उम्र में माएँ अपनी बेटियों की शादी करती हैं, अरे उस उम्र में वो खुद शादी करके बैठी हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वह जानती है कि उसने अपना दर्द कैसे अपने अंदर छुपा रखा है। वो रोते हुए भी हंस दी और बोली, जानते हैं दादाजी, लाइफ के उस मोड़ पर खड़ी थी जब मुझे माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हर एक बेटी को होती है। पर उन्होंने क्या किया? चली गई छोड़कर। मैं उनके सामने बिलखती रही कि मम्मी मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं मर जाऊंगी। उनको तो मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। पापा थे तो सब था मेरे पास, माँ भी थी और उनका प्यार भी, पर पापा के जाने के बाद माँ भी चली गई और उनका प्यार भी। मैं बड़ी कॉम्प्लेक्स लड़की हूँ, वो भी इन रिश्तों से। जानते हैं दादाजी,
कॉम्प्लेक्स लड़की से प्यार नहीं किया जाता, सिर्फ हमदर्दी की जाती है। अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछकर नफरत से बोली, बस इसी हमदर्दी से मुझे नफरत है। आज कॉलेज नहीं जा रही हूँ, रूम में हूँ। प्लीज आज पूरा दिन कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। यह बोलकर वो वापस सीढ़ियों से होकर अपने कमरे में चली गई। वहीं पीछे दिवेश जी और रहमानी जी की आंखें नम हो चुकी थीं। रहमानी जी ने अपने आंसू पोंछे और एक प्लेट में नाश्ता निकाल कर बोली, मैं उसे नाश्ता करवा कर आती हूँ, वरना पूरा दिन यूं ही भूखी रहकर रोती रहेगी। दिवेश जी ने भी अपना चश्मा निकालकर आंसू साफ किए और हाँ में गर्दन हिला दी। रहमानी जी रागनी का नाश्ता लेकर उसके कमरे में आती हैं। रागनी फर्श पर बैठकर बेड पर अपना सिर रखकर रो रही थी। रहमानी जी ने जब उसे यूं रोते देखा तो उनका दिल बैठ गया। वो धीरे से चलकर उसके पास आई और नाश्ते की प्लेट को टेबल पर रखकर रागनी के सामने बैठ गईं और उसके सिर पर हाथ रख उसे दुलारती हुई बोली, बस और मत रो मेरी बच्ची, बहुत रो ली पहले ही, अब और नहीं मेरी बच्ची, बस और नहीं। रागनी ने अपना सिर उठाया और आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखकर कहा, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ आरडी? क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता है? सब मुझे छोड़कर चले गए, पापा चले गए, मम्मी चली गई। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता है? बोलिए ना आरडी। रहमानी जी अपनी साड़ी के पल्लू से उसके आंसू साफ करती हुई बोली, बस मेरी बच्ची, मैं करती हूँ ना तुमसे प्यार, तुम्हारे दादाजी करते हैं तुमसे प्यार, और तुम तो इस दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी बच्ची हो। नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं अच्छा नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। यह बोलकर वो रहमानी जी से लिपट कर बिलख पड़ी थी। रहमानी जी की आंखें भी नम हो चुकी थीं। रागनी का रोना ही बंद नहीं हो रहा था। रहमानी जी अपने मन में बोली, या खुदा, अब और कितना रुलाओगे इस यतीम बच्ची को? पहले ही इतनी कम उम्र में कितना कुछ सहा है इसने। इसके सर से बाप का साया आपने छीन लिया और फिर अम्मी छोड़कर चली गईं जब इसको उनकी ज़रूरत थी। इसके पास कोई नहीं था, हालातों से समझौता करना सीख गई। अब और मत रुलाओ इसे, इस गम से निजात दिखा दो इसे, ताकि ये खुश रहे। आपने जो किया वो किया, पर अब और नहीं। रागनी के सर को सहलाती हुई, अब और नहीं देख सकती इसे यूं रोता हुआ। आने वाले समय में इसकी जिंदगी में बस खुशियां भर दो, ताकि पुराने जख्म उन नई खुशियों के सामने भर जाएं। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में सुशील सिंह राणा अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। उनके साइड में ही उनके बड़े बेटे रमेश सिंह राणा बैठे हुए थे। उनके पास ही उनकी धर्मपत्नी मनोरमा जी बैठी हुई थी। सर्वेंट्स उनको नाश्ता सर्व कर रहे थे। सुशील जी चाय की सिप लेते हुए बोले, हाँ तो भाई, आज हमारे प्रोफेसर साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं? मनोरमा जी मुस्कुराकर बोली, बस आता ही होगा। आता नहीं होगा, बल्कि आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी फॉर लेट। कर्तव्य सिंह राणा यानी रमेश जी और मनोरमा जी का बेटा और सुशील जी का पोता वहाँ बैठते हुए बोला, सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तुम्हारी एक बार नहीं, बल्कि 100 बार गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। कर्तव्य मुस्कुराकर बोला, अरे दादाजी, आप भी ना। कर्तव्य के कंधे पर हाथ रखकर सुशील जी बोले, हाँ तो भाई, कोई लड़की पसंद आई कि नहीं? किसी को डेट वेट कर रहे हो क्या? कर्तव्य अपना सिर हिलाकर, क्या दादाजी, आप भी ना। अब अच्छे से जानते हैं कि मुझे ये फालतू के रिलेशनशिप में रहने का कोई शौक नहीं है। मैं तो डायरेक्ट शादी ही करूँगा। सुशील जी हंसकर बोले, तो तेरे लिए लड़की देख लें अब? कर्तव्य सहजता से बोला, यह फैसला घर के बड़े करते हैं। सुशील जी की तरफ और अपने मम्मी पापा की तरफ देखकर, जिस लड़की से आप सब कहोगे मैं उससे ही शादी करूँगा। एक सिंपल अरेंज मैरिज। मनोरमा जी खुश होकर बोली, मेरे बेटे के लिए तो मैं एकदम चांद सी बहू लेकर आऊंगी, एकदम हर काम में निपुण। मनोरमा जी को रोकते हुए सुशील जी थोड़ा सख्त होते हुए बोले, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बहू। मनोरमा जी कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखकर बोली, पर क्यों पापा जी? सुशील जी सहजता से बोले, क्योंकि मेरी नज़रों में एक लड़की है और मुझे लगता है कि वो एकदम परफेक्ट रहेगी हमारे कर्तव्य के लिए। मनोरमा जी अपना मन महसूस कर रह गईं, क्योंकि वो भी जानती थी कि अब उसकी नहीं चलेगी।
वो जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, ओह अच्छा है पापा जी ये तो, पर आपने बताया नहीं कि कौन है लड़की। सुशील जी मुस्कुराकर बोले, मेरा दोस्त है ना दिवेश राठौर, उसकी इकलौती पोती है, अभी कॉलेज में पढ़ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही दिवेश से उसका हाथ मांग लूँ। कर्तव्य की तरफ देखकर, अपने कर्तव्य के लिए दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। कर्तव्य बस मुस्कुरा दिया। भाई मनोरमा जी ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली थी। इस वक्त उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। नाश्ता करने के बाद रमेश जी और मनोरमा अपने कमरे में चले गए, क्योंकि रमेश जी को ऑफिस के लिए तैयार होना था, तो भाई उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, इसलिए मनोरमा जी भी उनके साथ ही कमरे में चली गईं। वहीं कर्तव्य कॉलेज के लिए निकल गया। वो एक प्रोफेसर था, कहने को तो उसका फैमिली बिजनेस था, और उसने वो ज्वाइन ना करके खुद की मेहनत से प्रोफेसर बनना चुना था। कमरे में आते ही मनोरमा जी गुस्से में बैठ गईं और बोली, अब क्या अपने बेटे के लिए मैं बहू भी नहीं ढूंढ सकती हूँ क्या? मेरा इतना भी हक नहीं है कि अपने बेटे के लिए एकदम परफेक्ट बहू ढूंढूं? यह हक भी पापा जी ने मुझसे छीन लिया। रमेश जी मुस्कुराकर बोले, अरे मनोरमा जी क्यों गुस्सा करती हैं? पापा ने जो फैसला लिया है वो सही ही लिया होगा, तो आप फिक्र क्यों करती हैं? मनोरमा जी भड़कते हुए बोली, फिक्र ना करूं? ये आप कह रहे हैं? अरे कैसे फिक्र ना करूं? मेरा बेटा है, कर्तव्य, कितने ही अरमान है मेरे उसकी बीवी को लेकर, उसका क्या होगा? मार लूं अपने अरमानों को? रमेश जी, मारने का क्या मतलब हुआ? वो घर के बड़े हैं, तो उनका फैसला ही आखिर फैसला होगा। अगर वो ये जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, और आप बिना बात के गुस्सा कर रही हैं। मनोरमा जी, हाँ भाई, आपको क्यों ही दिक्कत होगी? न जाने कैसी लड़की को बांध देंगे मेरे बेटे के साथ फांसी का फंदा बनाकर। ये तो चले जाएंगे और मेरे बेटे को उम्र भर वो फंदा अपने गले में लटका कर चलना पड़ेगा। रमेश जी, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो और सोच रही हो। खैर, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तैयार होकर आता हूँ। यह बोलकर वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगे। वहीं मनोरमा जी सोच सोच कर अपना कलेजा जला रही थी, और साथ ही अपना खून भी। वहीं दूसरी तरफ एक मंदिर में इस वक्त पूजा चल रही थी। एक औरत जिसने इस वक्त एक सिंपल सी लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उम्र यही कोई 39-40 रही होगी, चेहरा पर एकदम अलग ही तेज बरकरार था। उनके पास ही दिवेश राठौर बैठे हुए थे। पूजा चल रही थी कि वहां पर सुशील जी आ गए और पूजा में ही शामिल हो गए। करीब 1 घंटे बाद पूजा खत्म हुई। दिवेश जी उस औरत की तरफ देखकर बोले, रश्मि बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रश्मि जी मुस्कुराकर सहजता से बोली, जी बिल्कुल पिताजी, चलिए मंदिर के बगीचे में बैठकर बात करते हैं। दिवेश जी ने सुशील जी की तरफ देखा और फिर बोले, सुशील तुम भी आओ। सुशील जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तीनों वहां से निकलकर मंदिर में बने बगीचे में आ गए। रश्मि जी सहजता से बोली, जी बोलिए ना पिताजी, क्या बात है? दिवेश जी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। फिर उन्होंने सुबह वाली सारी बात बता दी, जो आज सुबह रागनी ने कहा था। उसे सुनकर रश्मि जी की आंखें नम हो गईं। वो रुंधे गले से बोली, मेरी बेटी मुझसे इतनी नफरत करने लगी है जिसकी कोई हद नहीं है, पर ये मेरी ही करनी है पिताजी। राठौर साहब के जाने के बाद सोचा कि रागनी के सहारे जिंदगी जी लूंगी, पर मेरे पिताजी ने उस वक्त मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे रागनी को छोड़कर जाना पड़ा और दूसरी शादी करनी पड़ी। नहीं छोड़ना चाहती थी उसे, पर क्या करती? अकेली विधवा औरत को ये दुनिया वाले जीने कहाँ देते हैं। तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, तोहमतें लगाई जाती हैं। दिवेश जी की तरफ देखकर, ये बात तो बखूबी जानते हैं आप। थोड़ा सा हंसकर, ये सब मर्द सोचते हैं कि औरत की डोर उनके हाथ में होती है, जब मर्जी कहीं से तोड़कर कहीं जोड़ दो। एक औरत के जज्बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। वही मेरे पिता ने किया। मैंने अपनी खुशी से थोड़ी ही दूसरी शादी की थी, मुझे मजबूर कर दिया गया था अपने आंसू पोंछकर। खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब रहा ही नहीं। दिवेश जी, सब समझता हूँ बेटा मैं। खैर, होनी को कौन टाल सकता है? सुशील जी की तरफ देखकर, यह सुशील सिंह राणा है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। रश्मि जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सुशील जी को प्रणाम किया। सुशील जी मुस्कुरा दिए।
दिवेश जी, ये अपनी रागनी का हाथ मांगने आए हैं, अपने पोते के लिए। रश्मि जी, पर पिताजी, अभी तो वो पढ़ रही है, अभी शादी, अभी तो वो 21 की ही हुई है, और इतनी जल्दी शादी? दिवेश जी फीका सा मुस्कुराकर बोले, क्या करूं, अब पूरी जिंदगी भी तो यहाँ नहीं रह सकता ना। इन बूढ़ी हड्डियों में जान ही कहाँ बची है। जिंदगी का कोई भरोसा भी तो नहीं है ना जाने कब बुलावा आ जाए। मेरे जाने के बाद क्या होगा, यही सोचकर मैंने ये फैसला ले लिया कि रागनी की शादी करवा दूं, ताकि चैन से मर तो पाऊं। उसकी पढ़ाई? रश्मि जी चिंतित होकर बोली, बेटा, तुम उसकी फिक्र मत करो। वो शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, और उसकी पढ़ाई पूरी करने की सारी जिम्मेदारी मेरी। सुशील जी मुस्कुराकर बोले, फिर थोड़ा रुककर, बस तुम हाँ कर दो और रागनी का हाथ मेरे पोते के लिए दे दो। रश्मि जी सारी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। रश्मि जी की हाँ पाकर सुशील जी और दिवेश जी दोनों गले लग गए और एक दूसरे को बधाई देने लगे। सुबह से रात होने को आई थी, पर रागनी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो अपने कमरे में अकेली बेड पर लेटी हुई बस सिसक रही थी। उसने रहमानी जी को भी बाहर भेज दिया था और आने से साफ मना कर दिया था। दिवेश जी डिनर के लिए उसका वेट कर रहे थे। रहमानी जी उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजा खटखटा रही थी और बार बार डिनर के लिए नीचे चलने को बोल रही थी, पर न रागनी ने दरवाजा खोला और न वो नीचे गई। उसने अंदर से साफ मना कर दिया था। रहमानी जी मन मारकर नीचे आ गईं। दिवेश जी ने जब उन्हें देखा तो वो समझ गए कि रागनी नहीं आई। वो भी उठे और बोले, मेरा मन भी नहीं है खाने का, कमरे में जा रहा हूँ, तुम खाकर सो जाना। यह बोलकर वो वहां से अपने कमरे में चले गए। दिवेश जी बोलकर तो चले गए थे कि रहमानी जी खाना खा ले, पर उनके गले से क्या निवाला नीचे उतरता जब उनकी लाडली ने ही खाना नहीं खाया था। वो भी सारा काम करवाकर अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह का वक्त रागनी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई थी। वो जब कॉलेज आई तो गेट पर श्रद्धा, यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसका वेट कर रही थी। रागनी उसके पास चलकर आई और अपना बैग उसको पकड़ा दिया, फिर क्लास की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे पीछे ही श्रद्धा भी क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लास में आने के बाद दोनों सबसे पीछे वाले डेस्क पर जाकर बैठ गईं। श्रद्धा ने उसका बैग वहीं साइड में रखा और अपनी जगह पर बैठकर बोली, यार, तू कल क्यों नहीं आई थी? रागनी एक पल के लिए कल के बारे में सोचने लगी, फिर अपना सिर झटक कर बोली, कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस। श्रद्धा, ओह, कोई बात नहीं, अब तेरी तबीयत कैसी है? रागनी जबरदस्ती मुस्कुराकर, अब ठीक है। श्रद्धा रागनी की आंखों की तरफ देखकर, यार, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और सूजी सूजी सी भी लग रही हैं? रागनी, बीमार थी ना, तो बस उसकी वजह से ही हुआ है। श्रद्धा अपने गाल पर हाथ रखकर अपनी कोहनी को टेबल पर टिकाकर और उसकी तरफ देखने लगी, जिससे वो खींच गई। वो थोड़ा तो नक्कर बोली, क्या है अब, ऐसे क्यों देख रही है? श्रद्धा, देख रही हूँ कि ये अच्छा झूठ बोल लेती है। श्रद्धा की बात सुनकर रागनी उसे सूनी आंखों से देखने लगी। श्रद्धा उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, कहते हैं कि बात शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। अगर तू करना चाहे तो कर सकती है, और वैसे भी मैंने तेरा हर सीक्रेट आज तक किसी को नहीं बताया है, और ना तेरी कोई भी बात। अगर तू आज भी मुझसे कुछ शेयर करना चाहती है तो बेशक कर सकती है। रागनी, मुझे पता है मेरी हालत तुझसे छुपी नहीं है, सब जानती है तू। फिर बात बदलती हुई, अच्छा, ये सब छोड़ और बता, आज आंटी ने तेरे टिफिन में क्या भेजा है? पेट पर हाथ रखकर, बहुत जोरों से भूख लगी है। श्रद्धा अपने बैग से टिफिन निकालती हुई बोली, ना जाने क्या दिया है, तू खुद ही देख ले। टिफिन बॉक्स उसके सामने रख दिया। रागनी ने जल्दी से टिफिन खोला और देखा तो उसमें बेसन के चीले और दही थी। रागनी खुश होकर, अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, बेसन के चीले और वो भी दही के साथ। श्रद्धा मुस्कुराकर, तुझे बहुत पसंद है ना? रागनी बिना देरी किए खाते हुए बोली, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। रागनी को जल्दी जल्दी खाता देखकर श्रद्धा, अच्छा, मेरे लिए एक तो छोड़ देना, थोड़ा सा। रागनी खाते हुए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारे तो मेरे हैं और मैं तुझे कैंटीन से कुछ खिला दूंगी।
अब चुप करके बैठ जा और मुझे खाने दे। श्रद्धा मुंह बनाकर बैठ गई, पर वो सिर्फ बाहर से दिखा रही थी, अंदर से तो उसे खुशी हो रही थी। रागिनी ने कुछ ही देर में सारा टिफिन सफा चट कर दिया था। खाली टिफिन को श्रद्धा की तरफ बढ़ाकर बोली, सच बताऊं ना, तो अब खाने के बाद बहुत जोरों की नींद भी आ रही है, तो थोड़ी नींद निकाल लेती हूँ। प्रोफेसर के आने के बाद उठा देना। श्रद्धा ने हाँ में सिर हिला दिया। रागिनी हेड डाउन करके डेस्क सिर पर रखकर सो गई। श्रद्धा ने हल्के से उसका सिर सहलाया और फिर अपनी कॉपी निकालकर काम करने लगी। कुछ देर में हिस्ट्री की प्रोफेसर आई और लेक्चर देकर चली गई। इस बीच रागिनी सोती रही। सेकंड लेक्चर इंग्लिश का था। आज न्यू लेक्चरर आने वाले थे, क्योंकि पुराने प्रोफेसर का ट्रांसफ़र दूसरे कॉलेज में किया गया था, इसलिए इंग्लिश के न्यू प्रोफेसर आए थे। कल उन्होंने एक डेमो क्लास भी दी थी, जो कि सभी स्टूडेंट को अच्छी लगी और समझ भी आया। कुछ देर बाद ही क्लास में इंग्लिश वाले न्यू प्रोफेसर आए। सारी लड़कियां उनको देखकर बस आए भर रही थीं। 5 फुट 11 इंच की हाइट, गोरा रंग, परफेक्ट फेशियल फीचर्स, पर्सनालिटी एकदम जुदा सी। सफ़ेद रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट पहने वो काफ़ी डैशिंग लग रहा था। उम्र करीब 24-25 की रही होगी। तभी एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, हाय, ये कर्तव्य सर कितने हैंडसम है। इनसे तो नजरें ही हटाने का मन नहीं करता। ठीक कहा, यह तो एकदम, वो लड़की बोली। कर्तव्य ने बुक खोली और पढ़ाना शुरू कर दिया। वो पहले तो सामने खड़ा था, फिर धीरे धीरे इधर उधर चहलकदमी करते हुए पढ़ाने लगा, और इस बीच उसकी नज़र रागनी पर गई, जो कि सो रही थी। उसने बुक बंद की और लाइट डेस्क की तरफ बढ़ा दी। श्रद्धा ने जब कर्तव्य को खुद की ओर बढ़ते देखा, तो उसने जल्दी से नीचे से अपना हाथ रागनी के पैर पर रखा और हिलाने लगी, ताकि वो उड़ जाए। पर रागनी टस से मस भी नहीं हुई। श्रद्धा की घबराहट बढ़ गई जब कर्तव्य उनके डेस्क के पास आकर रुक गया। कर्तव्य ने एक नज़र रागनी की तरफ देखा, जो कि मज़े से सो रही थी। फिर श्रद्धा की तरफ देखकर बोला, उठाओ इसे। श्रद्धा घबराते हुए रागनी को उठाने लगी। कल ना सोने की वजह से अब वो गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए वो उठ भी नहीं रही थी। कर्तव्य, रुकिए, मैं उठाता हूँ। यह बोलकर उसने रागनी के नीचे से उसके बैग को खींच लिया, जिसे रागनी ने नींद में ही महसूस किया कि उसका बैग गिर रहा है। उसने झट से उसे पकड़ लिया, पर दूसरी तरफ कर्तव्य को पकड़ा देखकर रागनी गुस्से में चिल्ला उठी, व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन? व्हाई आर यू टेकिंग माई बैग? डिड यू कम टू स्टील समथिंग फ्रॉम माई बैग? ये क्या बकवास हो रही है यहाँ? तुम मेरे बैग को क्यों ले रहे हो? कहीं तुम मेरे बैग से कुछ चुराने तो नहीं आए थे? रागनी की यह बात सुनकर पूरी क्लास ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। श्रद्धा जल्दी से उठी और बोली, रागनी, ये तुम क्या बोल रही हो? ये हमारे न्यू इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। ये तो तुम्हें उठा रहे थे। श्रद्धा ने यह बहुत जल्दी में बोला था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रागनी गुस्से में कुछ और भी बोल दे। श्रद्धा की बात सुनकर रागनी एकदम से सन्न रह गई। उसने बेचारगी से कर्तव्य की तरफ देखा और फिर अपने दोनों कान पकड़कर अपनी आंखें बंद करके बोली, सॉरी 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 सर, आई एम रियली सॉरी सर। वो मुझे पता नहीं था। कर्तव्य, जो कि बहुत देर से उसे ही घूर रहा था, वह दरवाजे की तरफ हाथ करके बोला, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास राइट नाउ। रागनी, पर सर, कर्तव्य सीरियस होकर बोला, तुम जैसे स्टूडेंट की वजह से ही कॉलेज का नाम बदनाम है। लोग सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ स्टूडेंट मौज मस्ती करने ही जाते हैं, जबकि तुम जैसे स्टूडेंट्स यहाँ मौज मस्ती, फ्रेंड के साथ बातें और सोने आते हो। तुम जैसों की वजह से पढ़ने वाले स्टूडेंट का भी नाम खराब हो जाता है। आपका कहने का क्या मतलब है सर, कि मैं एक डफर स्टूडेंट हूँ, जो सिर्फ यहाँ सोने आती हूँ और मौज मस्ती करने आती हूँ? रागनी कर्तव्य की बातों को बीच में रोकते हुए बोली, दिख तो यही रहा है। कर्तव्य बोला, लिसन, आपने एक बात सुनी है? वो क्या कहते हैं कि किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, और मुझे लग नहीं रहा, बल्कि आप यही कर रहे हैं। रागनी बोली। कर्तव्य हल्के गुस्से में उसकी तरफ देखता हुआ बोला, अगर आपकी बकवास हो गई हो तो प्लीज क्लास से बाहर की तरफ इशारा करके मेरी क्लास से बाहर चली जाइए, क्योंकि आपकी वजह से बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। रागनी ने एक नज़र पूरी क्लास में घुमाई और फिर अपना बैग उठाकर अपने पैर पटकती हुई वहाँ से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद कर्तव्य ने बुक खोली और बोला, सॉरी एवरीवन, तो हम कहाँ थे? फिर वो पढ़ाने में बिजी हो गया।
शाम का वक्त रागनी अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके पास ही उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रद्धा भी बैठी हुई थी। वह कॉलेज के बाद रागनी के घर ही आ गई थी। श्रद्धा ने बोलना शुरू किया, सॉरी, वो मैं बताना भूल गई थी, प्रोफेसर कर्तव्य के बारे में। वो कल ही आए थे, एक डेमो क्लास भी ली थी। इट्स ओके, अब तुम जाओ घर, ड्राइवर अंकल तुम्हें छोड़ देंगे। रागनी हल्की मुस्कुराकर बोली। श्रद्धा भी उसे बाय बोलकर चली गई। रागनी ने अपना सिर झटका और नीचे आ गई। नीचे दिवेश जी सोफे पर बैठे थे और रहमानी जी से कुछ बात कर रहे थे, जिससे रहमानी जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बनते और फिर बिगड़ जाते। रागनी भी दिवेश जी के पास आकर बैठ गई और बोली, क्या बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच? दिवेश जी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ दादाजी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? अरे, बातें बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले डिनर कर लेते हैं, रहमानी जी तुरंत बोली। रागनी उनकी तरफ देखकर बोली, नहीं, पहले हम दादाजी की बात सुनेंगे, उसके बाद हम डिनर करेंगे। दिवेश जी की तरफ देखकर, आप बोलिए दादाजी। मैंने एक फैसला लिया है, दिवेश जी बोले। कैसा फैसला दादाजी? साफ साफ बताइए, रागनी बोली। रहमानी जी उन दोनों को ही गौर से देख रही थी। उन्हें पता था कि अब यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि जो बात अब दिवेश जी बोलने वाले हैं उस पर रागनी का कैसा रिएक्शन होने वाला है। उन्होंने तो अपनी सांसें ही रोक ली थी। मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है, दिवेश जी बिना रागनी की तरफ देखे बोले। भाई रागनी दिवेश जी की यह बात सुनकर हैरत में उन्हें देखने लगी, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो था कि दिवेश जी ने अभी अभी उसकी शादी की ही बात की है ना, या फिर उसने कुछ गलत सुन लिया। कुछ लम्हों के लिए वहां खूब शांति फैल चुकी थी, सिर्फ सांसों की ही आवाज आ रही थी। आप ये क्या बोल रहे हैं? रागनी के मुंह से बस यही शब्द निकले थे। हाँ, मैं शादी की ही बात कर रहा हूँ। मैंने फैसला लिया है कि अब मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, दिवेश जी बिना उसकी तरफ देखे बोले। आप आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? रागनी गुस्से में चिल्लाकर बोली। पता है मुझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और इसी में तेरी भलाई है। मैंने लड़का देख लिया है। क्या? हाँ, और जल्दी ही तुम्हारी शादी उसी से हो जाएगी। इस बार दिवेश जी थोड़ा सख्ती से बोले थे। आप आप कोई नहीं होते मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने वाले। मेरी मम्मी पापा नहीं है तो क्या आप कुछ भी बेफालतू का फैसला मुझ पर थोपेंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, रागनी गुस्से में बोली और वहां से गुस्से में ही अपने रूम में चली गई। मैंने बोला था कि रागनी नहीं मानेगी, रहमानी जी रागनी को जाते देख दिवेश जी से बोली। पर दिवेश जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप उठकर अपने रूम में चले गए। रहमानी जी अपने सिर पर हाथ रखकर परेशान सी बोली, अब क्या होगा? या अल्लाह, जो भी हो बस सब सही हो, वह बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। रागनी गुस्से में रूम में आई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कोई लावारिस सामान नहीं हूँ जो कोई भी मेरी जिंदगी का कुछ भी फैसला लेगा कि उसे कहाँ पड़े रहना है और कहाँ नहीं। मैं भी देखती हूँ दादाजी कैसे मेरी शादी करवाते हैं, मैं गुस्से में बोली और औंधे मुंह बेड पर गिर पड़ी। सुशील जी बड़ी ही बेसब्री से कर्तव्य का डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे थे। रमेश जी और मनोरमा जी भी वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद कर्तव्य भी वहीं आ गया तो सबने डिनर स्टार्ट किया। कर्तव्य, हाँ दादाजी, मैंने शादी की बात की थी ना? जी, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, वह तैयार हैं। तुम क्या कहते हो? सुशील जी उसकी तरफ ही देखकर बोले। यह तो अच्छी बात है दादाजी, पर अभी 3 महीने कुछ नहीं, क्योंकि कॉलेज में 2 महीने बाद एग्ज़ाम स्टार्ट है और उसी में मैं बिजी रहने वाला हूँ। हाँ, इस बारे में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बात करते हैं, कर्तव्य बड़ी ही सहजता से बोला और अपना खाना खाना जारी रखा। ठीक है, जैसे तुम कहो, हम बाद में बात करते हैं, मैं दिवेश को भी बोल दूंगा। सुशील जी कर्तव्य की बात को समझकर बोले। कर्तव्य बस मुस्कुरा दिया। सब चुपचाप डिनर करने लगे। अच्छा, वैसे नाम क्या है? डिनर करने के बाद कर्तव्य टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करता हुआ सुशील जी की तरफ देखकर बोला, दिवेश राठौर। सुशील जी कर्तव्य की टांग खींचने के इरादे से बोले। दादाजी, आपके फ्रेंड का नहीं, कर्तव्य मुंह बनाकर बोला। दिवेश, हाँ, 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 हाँ,
तो सुशील जी हंस दिए। अरे भाई, मजाक कर रहा था, रागनी नाम है। हाँ, कर्तव्य अपनी चेयर से उठते हुए बोला और सबको गुड नाइट करके वहां से अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर कर्तव्य ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराकर बोला, रागनी, नाइस नेम। इतना अच्छा नेम है तो खुद भी एकदम सुरीले राग की तरह होगी, मीठी सी, प्यारी सी, खोए से अंदाज में। फिर अपना सिर एक तरफ झटक कर, ओह कर्तव्य, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये सब सोचना छोड़ और कुछ काम कर। रागनी यार, तू इतनी उदास क्यों लग रही है आजकल? जब देखो मुंह लटकाई ही रहती है। श्रद्धा रागनी को उदास बैठा देख बोली। इस वक्त दोनों कॉलेज की कैंटीन एरिया में बैठी थी। यार, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, तो तुझे क्या खाक बताऊं? रागनी झल्लाकर बोली। अच्छा ठीक है, फिर यह बता दे कि अभी किस बात को लेकर परेशान है। श्रद्धा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। उसने एक गहरी सांस ली और श्रद्धा की तरफ देखकर बोली, दादाजी मेरी शादी की बात कर रहे हैं, इसलिए परेशान हूं मैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक यह शादी का भूत कहाँ से सवार हो गया दादाजी पर। आज सुबह भी नाश्ते की टेबल पर शुरू हो गए थे। उनके किसी फ्रेंड का पोता है, उससे बात कर रहे हैं मेरी शादी की। क्या? और तूने हाँ बोल दिया शादी के लिए? श्रद्धा चौंक कर बोली। मैं पागल हूँ या मेरे को पागल कुत्ते ने काटा जो मैं हाँ बोलूँ शादी के लिए? श्रद्धा की बात सुनकर रागनी चढ़कर बोली। दादाजी कह रहे हैं शादी के लिए, उसका क्या? मुझे नहीं पता उसका क्या, पर मैं यह शादी नहीं करूंगी, किसी भी सूरत में मैं यह शादी हरगिज नहीं करूंगी, रागनी दृढ़ता से बोली। श्रद्धा बस उसकी तरफ देखती ही रही। तभी वहां पर उनकी ही क्लासमेट निधि आई और उन दोनों की तरफ देखकर बोली, अरे तुम दोनों यहाँ क्यों बैठी हो? चलो, क्लास में लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। तू चल, हम आते हैं। श्रद्धा उसकी तरफ देखकर बोली तो वह वहां से चली गई। इस शादी की बात पर तो मैं यही मिट्टी डाल रही हूँ और तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी। चल क्लास में चलते हैं। और वैसे भी एग्जाम को अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो हमें वहां पर फोकस करना चाहिए, ना कि बेफिजूल की बातों में। रागनी अपना बैग उठाते हुए बोली और फिर दोनों कैंटीन से निकलकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।